डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपनी ज्योग्राफी बुक में लेसन नंबर 6 रीड करेंगे, मानव संसाधन। इसमें जो न्यू वर्ड है वो है शिशु हत्या, यानी कि लड़की को जन्म से पहले गर्भ में ही उसकी हत्या कर देना शिशु हत्या कहलाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है शिक्षा। साधारण भाषा में किसी संदेश को लिखने, पढ़ने व समझने की जो समझ होती है उसको शिक्षा कहा जाता है। आगे है लिंग अनुपात। प्रत्येक लड़के पर लड़की की संख्या को, यानी कि लड़के और लड़की के बीच में जो भी जनसंख्या मतलब संख्या के आधार पे जो अंतर पाया जाता है उसको हम लिंग अनुपात कहते हैं। आगे है जनसंख्या घनत्व। किसी क्षेत्र में 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है वो जनसंख्या घनत्व कहलाती है। आगे है जन्म दर। जन्म देने वाले कुल बच्चों की जो संख्या होती है उसको हम जन्म दर कहते हैं, और जो मरने वालों की संख्या होती है उसको मृत्यु दर कहा जाता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक वृद्धि। जन्म व मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है उसको प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। मानव संसाधन का अर्थ लोगों की जनसंख्या और योग्यता, शारीरिक एवं मानसिक योग्यता से होता है। ठीक है। एक देश की वृद्धि में विभिन्न प्राकृतिक संसाधन जैसे कि भूमि, मृदा, खनिज, जल, वृक्ष, जंतु और मनुष्य शामिल होते हैं। सभी प्राकृतिक संसाधन जब तक ही उपयोगी होते हैं जब तक वे मानव एवं जीव जंतुओं द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। लोग अपनी आवश्यकताओं एवं योग्यताओं से उन्हें संसाधनों में परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए मानव सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। वे देश के विकास के साथ साथ स्वयं के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि मनुष्य देश के विकास के साथ साथ स्वयं के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। आगे है हमारा मानव संसाधन का विकास। देश का विकास एवं वृद्धि मानव संसाधनों पर निर्भर करती है। यदि किसी देश के लोग अधिक शिक्षित व प्रशिक्षित हैं तो वह संसाधनों को अधिक नष्ट न करके अधिक उत्पादन कर सकता है। मानव संसाधन प्रत्येक एवं स्वयं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये अन्य लोगों की कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने में सहायता करते हैं। वे उपकरणों, यंत्रों एवं मशीनों का उपयोग यानी कि प्रयोग अन्य संसाधनों को विकसित करने में कुशल व संगठित तरीके से कर सकते हैं। इस प्रकार किसी देश की स्वस्थ, प्रशिक्षित व शिक्षित जनसंख्या उसके लिए उपयोगी संसाधन बन जाती है। घर पर काम करने वाली महिलाएं भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। वे सारे घर के काम सहित घर, बच्चों व बड़े बूढ़ों की देखभाल भी करती हैं। यदि वे प्रशिक्षित यानी कि शिक्षित होंगी तो वे अपने बच्चों को भी शिक्षित करके देश के विकास में अपना योगदान देंगी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आपके बच्चे इस देश का भविष्य हैं, इसलिए देश के भविष्य के लिए उनकी प्रारंभिक शिक्षा का उचित विकास होना अत्यंत आवश्यक होता है। बहुत से विकसित देशों में मानव संसाधन कम विकसित है। उन देशों के लोग अपना काम यानी कि जहाँ पे मानव संसाधन कम विकसित होगा जिस देश में, तो उन देशों के लोग कम शिक्षित व प्रशिक्षित होते हैं। ठीक है, कम शिक्षित और प्रशिक्षित वहाँ के लोग होंगे। आगे है मानव संसाधन का गठन। विभिन्न तत्व जैसे आयु, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय, जाति, भाषा एवं धर्म किसी देश की जनसंख्या के लक्षणों को दर्शाते हैं। इनमें 3 लिंग अनुपात, आयु और शिक्षा मुख्य तत्व हैं। तो आइए इनका क्रमवार अध्ययन करें। लिंग निर्धारण क्या होता है? लिंग निर्धारण का अर्थ कुल जनसंख्या में स्त्री और पुरुष के अनुपात से है। लिंग निर्धारण को अनुपात में प्रदर्शित किया जाता है जिसे लिंग अनुपात कहा जाता है। लिंग अनुपात वह संख्या है जिसे 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या पर दर्शाया जाता है। मान लो किसी देश की जनसंख्या का अनुपात 950 अनुपात 1000 है, तो इसका अर्थ है कि उस देश में 1000 पुरुष और 950 स्त्रियां हैं। यह रचना महिलाओं की असमानता को भी दर्शाती है कि देश में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या कम है। देश के लिए यह अनुपात यानी कि 1010 से 1000 होना चाहिए, तब यह सामान्य होगा कि मानचित्र में आप भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिंग अनुपात को देख सकते हैं। यानी कि ये जो मैप दिया है इसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लिंग अनुपात के बारे में दर्शाया गया है। जैसे कि येलो कलर से दर्शाया गया है, मतलब कि जहाँ पे 700 और 800 का वहाँ पे लिंग अनुपात है, और जो ग्रीन कलर का है उसमें 801 से 900, और जो कि ब्राउन कलर है उसमें 901 से 1000, और ब्लू कलर में 1000 से अधिक।
उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन और यूरोप जैसे देश में लिंग अनुपात महिलाओं के पक्ष में है, जबकि एशियाई देशों में लिंग अनुपात महिलाओं के पक्ष में नहीं है। यदि आप मानचित्र पर अन्य नजरिए से देखेंगे तो आप जानेंगे कि भारत में 1000 पुरुष और 939 महिलाएं हैं। यदि हम मानचित्र पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि भारत के कुछ राज्यों एवं संघ शासित राज्यों जैसे केरल व पांडिचेरी में यह 1000 से ऊपर है। विभिन्न राज्यों में लिंग अनुपात के लिए बहुत से तत्व उत्तरदायी हैं। इनमें से कुछ को नीचे दर्शाया गया है। जीव विज्ञान के आधार पर महिलाओं की अपेक्षा पुरुष की जन्म दर अधिक है। हमने समाज में पुरुषों की भली भांति देखभाल की जाती है, यानी कि हमारे समाज में पुरुषों की भली भांति जो है अच्छी तरह से देखभाल की जाती है और स्त्रियों को नजरअंदाज किया जाता है। जीवन की सभी अवस्थाओं में महिलाओं की मृत्यु के पीछे निम्न कारण है। फर्स्ट है शिशु बालिका की मृत्यु को नज़रअंदाज किया जाता है। सेकंड है हमारा शिशु बालिका को जन्म से पहले गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है। आगे है स्त्री की बच्चों को जन्म देते समय मृत्यु हो जाती है। और नेक्स्ट है हमारा स्त्रियों की वृद्ध अवस्था को नज़रअंदाज किया जाता है। आगे है आयु संगठन। आयु संगठन से अर्थ प्रत्येक समूह के लोगों की आयु से होता है। लोगों का आयु के आधार पर वितरण सरकार की योजनाओं और उपलब्ध मानव संसाधनों में सहायक होता है। देश की जनसंख्या को 3 आयु वर्गों में रखा जाता है। पहला है 0 से 14 वर्ष, दूसरा है 14 से 64 वर्ष और तीसरा हमारा है 65 से जो ऊपर वाली आयु के व्यक्ति होते हैं। तो 0 से 14 में क्या आता है, इसको क्या कहते हैं हम, बाल्यावस्था कहते हैं। 0 से जो 14 की एज होती है यह आश्रित जनसंख्या कहलाती है, जो अपने भरण पोषण के लिए अपने माता पिता व अन्य लोगों पर निर्भर होती है। आगे है 15 से 64 वर्ष का समूह, सबसे बड़ा समूह ये होता है और इसे कार्यकारी जनसंख्या कहते हैं। उच्च और मध्यतम आयु के व्यक्ति इस समूह में आते हैं और यही समूह अपने परिवार का भरण पोषण व देश के विकास में सहायक होता है। इस समूह में जनसंख्या का उच्च अनुपात होता है, आर्थिक क्रियाओं में इसका अधिक योगदान होता है। नेक्स्ट है हमारा 65 वर्ष और इससे ऊपर के व्यक्ति, वृद्ध, और इसको कहते हैं हम वृद्ध और आश्रित जनसंख्या, यानी कि ये वृद्ध और आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं, जो कि 15 से 64 वर्ष के व्यक्ति पर अपने भरण पोषण के लिए आश्रित होते हैं। आश्रित जनसंख्या में 0 से 14 वर्ष के व्यक्ति भी होते हैं और जो अपनी जीविका नहीं कमा पाते, और 65 से अधिक वाले भी आश्रित में ही आ जाते हैं। दी गई तालिका के अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि कार्य करने वाले व्यक्ति यानी कि 15 से जो 64 वर्ष का समूह है हमेशा उच्च रहता है। उच्च और मध्यम वर्गीय आय वाले देश में सबसे उच्च वर्ग कार्य करने वाले व्यक्तियों का होता है। उच्च एवं मध्यम आय वाले देशों में युवा वर्ग का जनसंख्या में एक मुख्य विभाग होता है। धनी देशों में वृद्ध लोगों का अनुपात अधिक है। जब युवा लोगों और वृद्ध लोगों का अनुपात अधिक होता है तब मानव संसाधनों, कारखानों, कार्यालयों और खेतों में कार्य करने वाले व्यक्तियों की कमी होगी। सरकार को उनकी जीविका, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के उपयुक्त प्रबंध करने चाहिए। भारत निम्न और मध्यम आय के वर्ग के देशों में आता है, जिसमें 34% जनसंख्या युवा वर्ग की है और यह भी कार्य करने वाले व्यक्तियों का आयु वर्ग है। सरकार को इस वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा की व्यवस्था के उचित प्रबंध करने चाहिए। इसी प्रकार जो है सरकार को कार्य करने वाले आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए उचित रेलगाड़ियों की व्यवस्था भी करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आगे